इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, हम हाइब्रिडाइजेशन वाली कंफ्यूजन अपनी सारी दूर कर चुके हैं। इसमें बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड से पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं कि हमने जब आयनिक बॉन्ड की बात की थी तो हमने बात की थी कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है? देखो, फॉर एग्जांपल एक है ए, एक है बी, है ना, दो एटम है अपने पास। अब ए के पास क्या है? वैलेंस शेल में मान लो 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बी के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब रूल हमें पता है, ऑक्टेट रूल क्या है कि इसको भी वैलेंस शेल में 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए, और इसको भी स्टेबल होने के लिए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका समाधान क्या निकाला कि इसके पास 9 थे तो इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया। दोनों के पास क्या हो जाएंगे? इसके पास 8 हो जाएंगे, इसके पास भी 8 हो जाएंगे। तो ये तो था क्या था? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से। बट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है कि भाई तू भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन यूज कर ले, तू भी मेरा एक यूज कर ले। ठीक है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2। ठीक है, तो मैं क्लोरीन का एक तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। देखो, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने होंगे? अपने 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके 7 ड्रॉ कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसके पास भी सेम आएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं, इजीली देख पा रहे हैं, इसके पास भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चाहिए कितने? इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने समाधान क्या निकाला? देखो, इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन को बोला कि तू ये 1 इलेक्ट्रॉन मेरा यूज कर ले, और सेम इसने इसको बोला कि तू ये मेरा 1 यूज कर ले, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर लिया। तो इसके 8 कैसे कंप्लीट हो गए? इसके ये 8 ऐसे कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसके 8 कैसे कंप्लीट हुए? इसके ये वाले 8 कंप्लीट हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। इस तरीके से इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, और दोनों हो गए स्टेबल, और दोनों ने बना दिया ये मॉलिक्यूल Cl2, है ना, क्लोरीन गैस वाला। ठीक है, ये बात बिल्कुल इतनी सी सिंपल समझ में आती है। ठीक, अब सिंपल सी बात है, दोनों ने ऐसे शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन की, तो किसके थ्रू कर रही होगी? ऑर्बिटल्स के थ्रू ही करी होगी, है ना, ऑर्बिटल्स के थ्रू ही की होगी। अब ऑर्बिटल्स के थ्रू कैसे की है वो हम देखते हैं। इसी को क्लोरीन के एग्जांपल से ही मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं। ठीक है, हमारे पास है Cl2 का मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे पास है 2 क्लोरीन है। तो इसकी वैलेंस शेल की, खाली वैलेंस शेल की हम ड्रॉ कर लें तो क्या बनेगी? देखो, 3s2 3p5, इसकी भी क्या होगी? 3s2 3p5। ये इनकी वैलेंस शेल की इन कॉन्फ़िगरेशन है। तो 3s2 और ये हम यहाँ पे p बना लेता हूँ, ये सेम इसका ये s बना लेता हूँ, और ये यहाँ पे इसका p बना लेता हूँ। तो 3s2, ये 3s2 हो गया, और 3p5, 1 2 3 4 5, सेम इसका ये इसका s हो गया, और 5 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब होगा क्या? देखो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल क्या है? एक तरीके से क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे। हमने बोला था ना, इसका एक ये यूज कर लेगा, एक ये, तो ये दोनों ऑर्बिटल क्या है? ओवरलैप कर लेंगे, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये यूज कर पा रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये यूज कर रहा है ना। तो यहां देख पा रहे हैं हम किसका ओवरलैप हुआ है? p ऑर्बिटल का ओवरलैप है। p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3, तो इसका एक p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, इसका भी एक p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। अब यहां पे p की ओवरलैप हुई है, s की भी ओवरलैप हो सकती है, sp की भी ओवरलैप हो सकती है, तो बहुत तरीके की ओवरलैपिंग हो सकती है। अब देखो, अब हम थोड़ी बात ओवरलैपिंग पे ही करेंगे, क्योंकि सारा खेल इसी का है, ओवरलैपिंग का। अब हम बात करने जा रहे हैं किस पे? ओवरलैपिंग पे, कि कैसे कैसे होती है, क्यों होती है। ठीक है, देखो, हमें देखा है कि जो s ऑर्बिटल होते हैं, हमें पता है कि वो स्फेरिकल होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि s होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, और बाकी के जो होते हैं, p होता है, d होता है या f होता है, वो स्फेरिकल नहीं होते। ऐसे सिर्फ इतना सा याद रखना है। और p का ही एग्जांपल ले लेते हैं। p कुछ ऐसा दिखाई देता है,
P कुछ ऐसा दिखाई देता है। इतनी बात हमें यहां याद रखनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं बोलना क्या चाहता हूं, देखो अगर कोई चीज स्फेरिकल है उसमें आप देखो बेसिकली क्या है ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन के पाने जाने की प्रोबेबिलिटी तो है। तो स्फेरिकल में आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, इलेक्ट्रॉन सेम ही मिल रहे हैं, सेम ही मिल रहे हैं। बट P, ये P का एग्जांपल हम ले रहे हैं। देखो P में अगर मैं इधर जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं मिल रहे, इधर जाता हूं तो भी नहीं मिल रहे, इधर जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इधर जाता हूं तो भी मिल रहे हैं, इधर जाता हूं तो नहीं मिल रहे, है ना, इधर भी नहीं मिल रहे। तो कुछ बोलना क्या चाहता हूं मैं कि S में आप किधर भी जाओ, किसी भी डायरेक्शनल में जाओ, आपको सेम ही चीजें मिलेंगी, सेम ही प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मिलेंगी। तो इसीलिए S जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, और ये PDF जो होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि इनमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, हर डायरेक्शन में नहीं है, हर डायरेक्शन में नहीं है। तो ये फर्क आप समझो, S का और PDF का ये फर्क हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे एक और चीज हम क्या है निकाल लेते हैं कि जो नॉन डायरेक्शनल, S का कैसा बिहेवियर है, नॉन डायरेक्शनल है, इसीलिए इसमें ओवरलैपिंग, देखो ये O जहां भी लिखूं मतलब मैं ओवरलैपिंग लिख रहा हूं, या इसके पीछे ऐसे G लगा दूंगा छोटा सा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग इसमें क्या होती है? कम होती है। इनमें डायरेक्शनल है, इसमें क्या है? ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, इनमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है ना। किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है मतलब उसमें मजबूत बॉन्डिंग होगी, मजबूत पकड़ होगी, और इसमें ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, है ना, इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, तो ओवरलैपिंग इसमें कम होती है। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि S में क्या है? ओवरलैपिंग कम है, PDF डायरेक्शनल है इसलिए ओवरलैपिंग ज्यादा है। तो ओवरलैपिंग के बारे में ये पहली चीज हमें समझ में आती है। तो इसके बेस पे देखो हमने देखा कि S में कम होती है, तो इसके बेस पे अगर आपके सामने अब क्वेश्चन आ जाए कि अगर ओवरलैपिंग हो रही है S और S के बीच में, S और S के बीच में, और एक हो रही है S और P के बीच में, और एक हो रही है P और P के बीच में, तो इसमें बताओ किसमें अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है, किसमें अच्छी हो रही है, ठीक है। देखो S और S में तो क्या है, दोनों के दोनों नॉन डायरेक्शनल आ गए, और S और P में एक है नॉन डायरेक्शनल, एक है डायरेक्शनल, और P और P में ये भी डायरेक्शनल, ये भी डायरेक्शनल। इसमें क्या है? ये नॉन डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल। इसमें क्या है? ये भी नॉन डायरेक्शनल, ये भी नॉन डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल में क्या है? अच्छी बॉन्डिंग होती है, अच्छी ओवरलैपिंग होती है। तो सबसे मैक्सिमम हो जाएगी इसमें ओवरलैपिंग, और सबसे मिनिमम हो जाएगी इस वाले में, SS वाले में, है ना। तो ये अपनी कभी भी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, है ना। SS वाले में कम, फिर SP, फिर PP वाले में, ये तो बेसिक सी अपनी कंफ्यूजन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की ये कैसे बनते हैं? देखो मान लो ये P का हमारा एक ऑर्बिटल है, ये P का एक ऑर्बिटल है, और ये अपना दूसरा ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है। तो इनमें ऐसे हेड टू हेड, इनमें ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड अपना बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? अपना सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, है ना, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है? मान लो ये एक P का ऑर्बिटल है, ये दूसरा P का ऑर्बिटल है, और इनमें ऐसे साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, तो वो क्या बनेगा? अपना पाई बॉन्ड बनेगा। वो अपना क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखो हम सिग्मा और पाई के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या। देखो साथ साथ में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता चलूंगा, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये ठीक है। यहां पे मान लो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इसमें सिग्मा कौन सा है, पाई कौन सा है, ये कैसे देखते हैं? देखो किसी भी मॉलिक्यूल में जो पहला बॉन्ड है वो है सिग्मा, उसके बाद के जितने भी बचे बाकी सारे पाई। फॉर एग्जांपल इस कार्बन और हाइड्रोजन में पहला बॉन्ड क्या है? ये वाला है, मतलब ये सिग्मा है, और कोई बॉन्ड ही नहीं है, मतलब इसमें एक ही सिग्मा है। और इनमें देखें ये एक सिग्मा है, इनमें भी सेम है सिग्मा सिग्मा, और इनमें देखें कार्बन और कार्बन के बीच जो पहला बॉन्ड है वो है सिग्मा, बाकी का जो भी बचा पाई, तो ये तो पहला डिफरेंस एक तरीके से ऑटोमेटिकली अपना कवर हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि सिग्मा बॉन्ड कभी भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता।
पाई बॉन्ड आपको रेजोनेंस में पार्ट लेता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये आपको रेजोनेंस जब हम पढ़ते हैं ना इजीली समझ आ जाता है कि जो पाई बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूवमेंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड जो है वो स्टेबल रहता है, एक बॉन्ड जो है वो हमेशा स्टेबल रहता है, वहीं रहता है। जो पाई बॉन्ड होता है उसी के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है, देखो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से ज्यादा होती है, मतलब वो पाई बॉन्ड से स्ट्रोंगर होता है। पाई बॉन्ड से स्ट्रोंगर होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है ओवरलैपिंग। इसका सिंपल सा रीजन है ओवरलैपिंग। देखो सिग्मा बॉन्ड में कैसी ओवरलैपिंग हो रही थी, ऐसे हेड टू हेड, और उसमें हो रही थी साइड वाइज। एक तरीके से मैं बता देता हूं, ये अपना सिग्मा बॉन्ड था और ये अपना पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो वो बोलना क्या चाह रहे हैं कि जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, और साइड वाइज ऐसे। देखो सिंपल सी बात है, मान लो हाथ मिलाना है, हम ऐसे हाथ मिलाते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, है ना, और ऐसे ऐसे कुछ अलग तरीके से हाथ मिलाएंगे तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, तो इसमें ओवरलैपिंग थोड़ी कम होगी। इसीलिए क्या है, सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो पाई बॉन्ड से इधर ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कॉमन सी बात है, ठीक है। अब एक मजे की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी तक जो हमने किया है ना, ये सिग्मा पाई और बॉन्डिंग कैसे होती है, ये सारा क्या था, ये सारा किसके अंदर आ रहा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आ रहा था। ये सब हम क्या पढ़ रहे थे, ऑटोमेटिकली अपनी कवर होगी वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बिल्कुल क्लियर बातें हैं इतनी। अब देखो यहां पे हमें दो थ्योरीज देखने को मिलेंगी, एक होगी वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, एक होगी वीएसईपीआर, है ना, इसमें क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। देखो जिसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखी वो पहले हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो देखो, उसको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना, और वैसे पहले से आपको हाइब्रिडाइजेशन आती है तो भी आपको ये क्लिक हो जाएगा। देखो तो अगर बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो तीनों बॉन्ड पेयर होंगे या एक लोन पेयर होगा, दो बॉन्ड पेयर होंगे। इसमें तीनों बॉन्ड पेयर है, इसमें एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ज्योमेट्री की बात करें, अगर ज्योमेट्री की बात करें तो हमने बात की थी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो खाली, है ना, मॉलिक्यूल चाहे कुछ भी हो, चाहे तीनों बॉन्ड पेयर, तीनों लोन पेयर, दो लोन पेयर, कुछ भी हो, अगर ज्योमेट्री की बात है तो ज्योमेट्री तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर होगी, आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहां आती है, शेप की कंफ्यूजन आती है, और यही फर्क आया वीबीटी में और वेस्पर थ्योरी में। जो वीबीटी थी वो मॉलिक्यूल की शेप, जहां लोन पेयर आ गया वहां ये गड़बड़ खा गई, वो मॉलिक्यूल की शेप बताने में नाकामयाब हो रही थी, बट वेस्पर थ्योरी ने क्या किया, इनकी शेप बताने में कामयाब हो गई, ठीक है। तो वीबीटी इसकी शेप बताने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, तो वेस्पर थ्योरी ने शेप बताई। देखो मैंने क्या बोला था, लोन पेयर जहां एब्सेंट हो वहां पे तो क्या है, ज्योमेट्री और शेप सेम हो जाएगी, तो ट्रायगोनल प्लेनर। तो वेस्पर थ्योरी ने इसकी शेप बताई, कैसे बताई कि जो लोन पेयर है वो क्या है, शेप में काउंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होंगे। तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, वी शेप या बेंट शेप। अब देखो एक और चीज थी जहां पे वीबीटी और वेस्पर में फर्क आया, ठीक है, उसको हम समझते हैं। वो क्या थी, एंगल वाली गड़बड़ी थी, उसको हम समझते हैं। देखो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के तीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तीन मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कौन से पहले हम CH4 देख लेते हैं। CH4 ये है अपना CH4। एक ले लेते हैं हम NH3 ले लेते हैं। NH3 कैसे बनेगा, लोन पेयर, हाइड्रोजन। एक ले लेते हैं वाटर ले लेते हैं, इसमें क्या होगा, दो लोन पेयर होंगे और दो हाइड्रोजन। बेसिकली मैंने किया क्या है, एक में एक भी लोन पेयर नहीं है, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर है, और तीनों क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब क्या कहना चाहता है, देखो इसमें जो ये एंगल होना चाहिए था, ये कितना होना चाहिए था, 109.5 डिग्री। ये इसमें एंगल होना चाहिए था, और ये होता भी है, ठीक है। बट जहां पे लोन पेयर आ गए वहां पे कुछ गड़बड़ी आ गई, है ना। यहां पे ये वेस्पर थ्योरी ने बताया था गड़बड़ी आ गई। बेसिकली गड़बड़ी क्या आ गई कि जो लोन पेयर वाला ये रिपल्शन होता है, ये बॉन्ड पेयर वाले से ज्यादा होता है। मतलब क्या है, ये इन बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा पास ला देगा, थोड़ा सा इनको पास ला देगा। तो क्या है, एंगल यहां पे डिक्रीज हो जाएगा, 109.5 से यहां पे एंगल थोड़ा कम होके आएगा।
और इसमें दो लोन पेयर की बात करें तो दो लोन पेयर यानी और ज्यादा लोन पेयर हो गए, और ज्यादा लोन पेयर हो गए तो ये रिपल्शन और ज्यादा होगा, मतलब ये एंगल और डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये और भी ज्यादा कम होके आएगा। फॉर एग्जांपल लगभग मानते हैं कि 2.5 डिग्री डिक्रीज होता है ना। फॉर एग्जांपल से एक रफ आइडिया ले लेते हैं ना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो यहां पे 10 डिग्री एंगल था, तो यहां पे घट के हो जाएगा मान लो 7.5, यहां पे और घट के हो जाएगा 5 डिग्री एंगल बच जाएगा। तो जितने लोन पेयर बढ़ते जाएंगे उतना ऐसे रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर पास में आएंगे तो एंगल डिक्रीज होगा। तो ये कुछ